हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। सब एकदम बढ़िया हैं भाई। चलिए अपना शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर है, मैथमेटिक्स और क्लास 10th है अपनी। अच्छा, हमारा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सर्कल, वो हमारा ख़त्म हो चुका था और उसके हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे ना, और भी क्वेश्चन करेंगे उसके जो इम्पोर्टेंट हैं। बट हम सोच रहे थे अभी थोड़ा अपना रियल नंबर भी शुरू कर लें। और ये वाला चैप्टर फर्स्ट है हमारा एनसीईआरटी में। और रियल नंबर में अपने को दो बातें पढ़नी हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। दो बातों से मेरा मतलब है दो टॉपिक हैं हमारे। अच्छा, एक तो हमें डिस्कस करना है एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। सर ये तो बेहद आसान है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आसान है। एचसीएफ एंड एलसीएम हमारे बिल्कुल ही आसान है। और एक हमें पढ़ना है, देखो उतने भी आसान नहीं है, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरा हमारा चलने वाला है इरेशनैलिटी को प्रूफ करना, है ना, इरेशनैलिटी को प्रूफ करना, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। बेसिकली इसका मतलब ये है हमें नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होगा। हमारे पास एक नंबर होगा इरेशनल, उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। एक तो वो वाले टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं और एक क्वेश्चन बनने वाला है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। ये नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, और कभी कभी दोनों में से ही आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे वाला बनता है यहाँ से, जो शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी 2 या 3 नंबर में, कभी कभी नहीं भाई, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखो अच्छा, हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। इरेशनल प्रूफ करने से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और इसमें हमें जो पढ़ना है वो ध्यान से सुनना आप लोग। देखो हम ये डिस्कस नहीं करने वाले रियल नंबर क्या होता है ना। रियल नंबर के बाद जो अपना रियल नंबर के अंदर जो इरेशनल होता है, रेशनल होता है, उसके अंदर जो कई सारे नंबर्स आते हैं, उन सबको थोड़ा सा साइड करते हैं, क्योंकि वो सब 9th का पार्ट है। आपको अगर वो बातें अभी पता नहीं होंगी तो चल जाएगा, जो रिक्वायर्ड होगा हम साथ में बताते चलेंगे। फिर भी एक बात बता देता हूँ, रियल नंबर बेसिकली रेशनल और प्लस इरेशनल। रेशनल नंबर होता है और साथ में इरेशनल नंबर होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर को भी रियल बोला जाता है, इरेशनल को भी, दोनों ही मिला के रियल नंबर बनते हैं। खैर छोड़ो, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल ही है। ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे हमें प्रूफ करना हो कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो हमें कोई इरेशनल नंबर दिया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसा ही बनने वाला है कि हमें कोई इरेशनल नंबर दिया जाएगा, उसको बोलेगा भैया प्रूफ करो कि ये इरेशनल ही है। इरेशनल नंबर होता क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। सुनो मेरी बात, इरेशनल नंबर होता क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है? नहीं, बहुत कम चांस है ना, 9th में पूछते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फिर भी जब इरेशनल की बात आ गई है तो पढ़ लीजिए। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे 1.2342839 ... ऐसा कुछ आपके पास नंबर लिखा है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। इस बात का मतलब ये, वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक जैसा नहीं आएगा, सेम नहीं आता जा रहा है। मतलब 2 है तो बार बार 2 नहीं आ रहा होगा, या 23 है तो बार बार 23 नहीं आ रहा होगा, और पॉइंट के बाद हमेशा चलता भी जा रहा है। ये 3 डॉट का मतलब है कि ये नंबर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो पॉइंट के बाद हमेशा चलता जाएगा। वो कभी भी सेम नहीं आएगा, है ना। तो उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा होगा। नॉन रिपीटिंग, वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा होगा। बात समझ गए? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको इरेशनल बोला जाता है। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन वो छोटे बच्चों वाली ये भी होती है कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि जो रैशनल होता है R, वो तो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इरेशनल मतलब I, वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है। उसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन जाती है वाली। इरेशनल के कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उन्हीं एग्जाम्पल को उठा के चलेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल को हमें प्रूफ करना होगा कि वही हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √2, √3, √7, √5, ऐसे कुछ नंबर जो अंडर रूट में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं।
अगर आपको √4 नज़र आता है तो √4 को हम जानते हैं, इसका मतलब होता है 2, प्लस माइनस के 2 नहीं, ना 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 ना, नो बेबी 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 नो। देखो √, का मतलब होता है प्लस के 2, पॉजिटिव 2। √, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। ये वाली बात आपको नहीं पता है कि √4 लिखा है तो प्लस माइनस के 2 नहीं होता है, नो नो, वो प्लस के 2 होता है केवल। ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे। तो √4 का मतलब 2, तो √4 का मतलब इरेशनल नहीं है, नहीं, √4 तो 2 आ गया, ये रेशनल है, ठीक है। इरेशनल वो होगा जो √, में होगा और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। ये वाली बात याद रखना। मतलब रूट के अंदर ऐसा नहीं है कि भैया 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √, के अंदर अगर 16 आ रहा है, वो √, के बाहर 4 बन जाएगा, तो वो रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। तो ऐसे नंबर लिखे मिलेंगे √, के अंदर जो आप √, के बाहर सीधा सीधा नहीं निकाल सकते हैं। सीधा सीधा मतलब वो एक देखो बाहर आके वो ऐसा नहीं आने वाला, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जैसा कुछ नहीं बनता दिखाई देगा ना। समझ रहे हैं कि आप √, को अगर आप निकालने जाओगे, छोटी क्लास में हम निकालते थे कि मान लो हमें निकालना हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे ऐसे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, है ना, 4 4 जा 16, ऐसे करके तो उसको कैलकुलेट करते थे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.4 समथिंग 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 आता जाएगा, पॉइंट के बाद हमेशा चलता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर होता है। √3 भी वैसे ही भैया, पॉइंट के बाद सोल्व करने की कोशिश करते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब आप निकालोगे पॉइंट के बाद हमेशा चलता जाएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। ऐसे √7 होता है, ऐसे √5 होता है। √4 नहीं होता है क्योंकि वो 2 बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या आप? हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हमारा वो डस्टर नहीं, हमारा कपड़ा कहाँ गया? ओहो, दूर रखा है थोड़ा, रुको बच्चों, उसको लेके आते हैं पहले। चलिए आप समझ गए ना इरेशनल नंबर आपके पास 10th क्लास में जो होंगे वो कैसे होंगे। ये √, अच्छा 10th क्लास में क्या इरेशनल तो हमेशा एक जैसा ही होता है बट बेसिकली जो आपको प्रूफ करना होगा वे कुछ ऐसे होंगे। आप तो ये तो समझ गए ना इरेशनल होता क्या है। अच्छा आपको पता होगा, मुझे पता है, बट फिर भी मुझे थोड़ा देख, हालांकि हमने बोल दिया था कि हम ये सब नहीं बताएंगे, बट ज़्यादा नहीं बताएंगे, उतना बताएंगे जितना अपना काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर को इरेशनल प्रूफ करने का। इरेशनल तो उनको ही प्रूफ किया जाएगा ना जो इरेशनल होगा। हमें पता लग गया इरेशनल कौन कौन से होंगे, ऐसे वाले कुछ होंगे, ठीक है, वो सब क्या होगा, इरेशनल होगा। चलिए इसको रफ करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। बहुत पूछा जाता है भाई, CBSE का ये भी फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। NCERT में एग्जाम्पल में भी देखना आप ध्यान से, वाला मिल जाएगा, ठीक है। सुनते रहे मेरी बात। बोला प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। हमने आपको अभी बताया था √2 इरेशनल, हाँ सर बताया था। अपने को ये प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल होता है। अरे वाह सर, ये क्या बात हुई भाई? बात तो होती है, मैथ्स में है तो बात तो है भाई, करनी तो पड़ेगी। देखो आपको किसी भी चीज़ को प्रूफ करने का एक मेथड ये भी होता है कि आप जो सही चीज़ है उसको गलत मानो सही चीज़ को गलत मानो और गलत ही दिखा दो। सही चीज़ को गलत मानो, प्रोसीजर के साथ चलो और गलत ही दिखा दो, तो सही चीज़ सही बन जाती है। ओहो सर समझ नहीं आया, आएगा समझ में। √2 इरेशनल है, ये हमें पता है और हमें प्रूफ भी करना है, तो हम इसको गलत मानेंगे। गलत क्या मान सकते हैं? √2 को रैशनल मान ले क्या? हाँ सर आपने √2 को और कुछ क्यों नहीं माना? अरे नहीं, और उतना भी मन नहीं सोचना भाई, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। अच्छा वो रफ कर दें, थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो हम ज़्यादा लिख सकते हैं। HCF LCM भी कराएंगे, अभी हमने सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया अपना। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ओहो अम्मियाँ गलत कर रहे हो √2 इज रेशनल, हमने गलत मान लिया है। हाँ मैथ्स में ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, जो सही चीज़ दी गई है उसको प्रूफ करना है तो उसको गलत मानो, गलत मान के गलत ही अपना रिजल्ट दिखाओ। तो गलत मान के गलत दिखाया तो सही चीज़ सही बन जाती है खुद ही। हाँ खुद ही। ओके सर वाह, गजब की हो गई है तो बात,
लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि √2 क्या है भैया, रैशनल है। √2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो सर हम जानते हैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, आप भी समझो, करने में कुछ नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी कर देंगे, बट थोड़ी छोटी छोटी सी बातें समझो। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर P/Q की फॉर्म में। अच्छा एक बात और सुनो, दूसरी डेफिनेशन अगर हमें बतानी हो तो रैशनल की ये बनती है जो टर्मिनेटिंग हो, हाँ सर ये तो हमें पता है, फिर भी बस सुन लो एक बार, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बस उसमें आया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल वाली ये भी बनती है कि जो टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, डेसिमल लगे और डेसिमल के कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाए तो वो रेशनल में आता है, आर में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन रिपीटिंग का मतलब, अरे ओ सॉरी भैया, सॉरी गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई, हाय माँ। वो रील देखिए क्या आपने, जो टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए क्या, वो गलत लिख दिया था हमने, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। या तो खत्म हो रहा हो पॉइंट के बाद, या पॉइंट के बाद अगर खत्म नहीं हो रहा है तो बार बार रिपीट होना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जा रहे, समझो बस उसको। एक एग्जांपल फिर भी दे देता हूँ, जैसे 2.333 ऐसा कुछ करके लिख दो, बार बार आ रहा है, या 34 बार बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रैशनल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अच्छा सुनो, P/Q वाला, हाँ ये भी डेफिनेशन है, छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन है, उसी से अपना काम चला लेंगे। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, हम ये भी बोलते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, हम साथ में ये भी बोलते हैं P और Q हमारे इंटीजर्स थे, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। ओके सर, ये हमारे क्या इंटीजर्स। देखो छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, बिल्कुल बात सही है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हो, जो कि 8 क्लास 7 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है अगर P और Q दोनों के दोनों को-प्राइम होते हैं। P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर। सर ये क्या खेल खेल रहे हैं आप, सुन लीजिए। मान लो आपके पास लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है 10/15। सर ठीक है, 10/15 रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 10/15 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 2/3। हाँ सर ये तो बात बिल्कुल ठीक बोली आपने, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला 10/15 2/3 दोनों के दोनों सेम है, 2/3 का इक्विवेलेंट 10/15 ही तो है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 2/3 के बाद आप उसको क्या डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड ऐसे करना है, वो फ्रैक्शन में ही रहना चाहिए, वो अपॉन की फॉर्म में ही रहना चाहिए। P/Q, फ्रैक्शन नहीं बोलना सही रहेगा, P/Q की फॉर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है सर। हाँ लिख सकते हैं, नहीं आगे नहीं लिख सकते हैं अभी, 2/3 बस, ये लोवेस्ट फॉर्म है, ये क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। तो जो लोवेस्ट फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, उसको ही बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से जान लेते हैं कि 2 और 3 ऊपर और जो नीचे लिखा हुआ है, देखो अगर ये वाली बात आप नहीं भी समझोगे तो सीधा सीधा लिख दोगे, काम चल जाएगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर और नीचे जो लिखा है उन दोनों में केवल कॉमन होना चाहिए 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको बोला जाता है को-प्राइम नंबर। 2 और 3 दोनों के दोनों को-प्राइम है, क्योंकि 2 में आप 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, दोनों में केवल 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब आपका रेशनल नंबर डिवाइड होते होते ऐसी फॉर्म में बन जाए कि ऊपर और नीचे में कुछ भी कॉमन ना आए 1 के अलावा, किसके अलावा, 1 के अलावा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, तो उन दोनों नंबर को तो बोला जाएगा को-प्राइम नंबर, और वो वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेके चलनी है, मतलब कौन सी, को-प्राइम वाली, ठीक है। ये भी रेशनल ही है 10/15, बट ये वाला स्टैंडर्ड वाला नहीं है, को-प्राइम वाला नहीं है, क्योंकि 10 और 15 में ध्यान से देखो, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, इसमें 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है। अपने को 5 कॉमन है, तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है 10 और 15,
क्योंकि कॉमन केवल 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई भाई 1 भी कर सकते हैं, तो 1 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, बट आना क्या चाहिए था कॉमन 1। तो अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हमें जब हम लिखेंगे कि एज्यूम कर लिया है कि वो रैशनल है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो P अपॉन Q वाली फॉर्म जो होगी वो ऐसे वाली होगी, मतलब को प्राइम वाली, मतलब स्टैंडर्ड वाली, ऐसे वाली नहीं होगी। ठीक है, बात समझ गए? हाँ समझ गए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं इसी बात के साथ। सर आपने इतनी सारी बातें क्यों बताई इसमें, क्या ज़रूरी थी? हाँ थोड़ी सी ज़रूरी भी थी, और जो लोग जानते हैं उनके लिए शायद ये टाइम उन्हें लगा होगा, वेस्ट हो गया 2-3 मिनट, कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। हमने एज्यूम कर लिया √2 एक रैशनल है, सो अगर रैशनल है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, सो इट कैन बी रिटन in the form A upon B, where B is not equal to 0। A और B क्या है? A and B are को प्राइम के क्या है? को प्राइम नंबर्स। अब तो समझ गए ना आप लोग ये वाली बात हमने क्यों लिखी है। हाँ सर स्टैंडर्ड बनाना है ना, हाँ ठीक है, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। और साथ में ये भी लिख दोगे A and B आर इंटीजर्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, फिर B इज नॉट इक्वल टू 0, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे लिखना स्टार्ट करते हैं अपना। देखो अगर ये रैशनल माना है, A अपॉन B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो A अपॉन B की फॉर्म में लिखते हैं और कुछ कैलकुलेशन करते हैं। चलिए करते हैं कैलकुलेशन अपनी, देखना ध्यान से। चलिए लिख देते हैं इसको, है ना। √2 को लिखते हैं अब A अपॉन B की फॉर्म में, जहाँ पे A और B को प्राइम नंबर्स हैं, B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A और B दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये वाली बात अगर चाहें तो लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। एंड A B आर पॉजिटिव इंटीजर। सर पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा, नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ये भी बताते हैं। अच्छा उतनी बड़ी बात नहीं है ये भी कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं, क्यों है, सुनो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को यार, आप √2 मान लो इसको नेगेटिव ले लेता हूँ कि भैया A नेगेटिव ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के इक्वल कैसे होगी? दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो कोई समस्या का विषय नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव गायब हो जाएगा। √2 मतलब पॉजिटिव के बराबर आ सकता है। एक को नेगेटिव लोगे तो समस्या बन जाएगी, है ना। मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ और आपने यहाँ भी नेगेटिव ले लिया कोई, तो फिर नेगेटिव से नेगेटिव गायब हो जाएगा, है ना। नेगेटिव लिया कोई, यहाँ भी नेगेटिव है। बात समझो, आप बात समझने की कोशिश करो कि भैया A और B आपने पॉजिटिव इंटीजर क्यों रखा है। आप नेगेटिव इंटीजर भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बट समस्या बन जाती है कई बारी। यहाँ पे √2 पॉजिटिव लिया है, A या B में से कोई भी एक नेगेटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव लिया ना, कोई भी अगर मान लो एक नेगेटिव ले ले, तो पॉजिटिव कोई भी संख्या और कोई भी नेगेटिव बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं, बाकी तो आप लिखें जल्दी जल्दी। तो अगर आपने ऐसा लिखा, अब करना क्या है? A अपॉन B की फॉर्म में माना। अब देखो तरीका क्या रहेगा, ऐसे ही सबके तरीके ऐसे ही चलने वाले हैं। इसको इधर लेके जाओ, √2B इज इक्वल टू A। यहाँ तक करने के बाद आप स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सर ऐसा ही करना है? हाँ ऐसे ही करना है। देखो प्रोसीजर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मत सोचो अभी। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, B का स्क्वायर B स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर A स्क्वायर। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपके समझ में आया ना सब, A अपॉन B की फॉर्म, ये सब पॉजिटिव वगैरह लिया, इस पर ज़्यादा मत सोचना। पॉजिटिव इंटीजर दोनों पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे, दोनों नेगेटिव ले लो तब भी ठीक है यार, नेगेटिव से नेगेटिव गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा तो नहीं सोचने वाली बात आप, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया तो 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से समझना इसको, कुछ देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा। मान लो आपके पास 625 लिखा है, 625 का मतलब होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 25 × 25 बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब 25 का स्क्वायर 25 × 25। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि सर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर,
25 को 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 25, 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अच्छा एक बात ध्यान से समझो, कुछ ऐसी फॉर्म तो है, हाँ 2b² मतलब b² की मल्टीप्लाई में कुछ है, यहाँ देखो ये स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ है, यहाँ पे लिखा है a², देखो यहाँ पे लिखा है 25 का स्क्वायर, हम 25 को अगर a लेट करें तो a² हो गया बिल्कुल, b² b को 5 लेट करें तो ये b² हो गया, मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ अगर √5 होता तो यहाँ 5 हो जाता है ना, वो तो चेंज होता रहेगा। यहाँ से हम क्या ये निकाल सकते हैं कि जो ये b² की यानी 5² की जो मल्टीप्लाई में लिखा है जो कि 25 है, वो 625 को डिवाइड कर सकता है, मतलब वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, और 25 का स्क्वायर क्या है 625, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये 25 डिवाइड कर सकता है, किसको डिवाइड कर सकता है सर 25 के स्क्वायर को, मतलब 625 को डिवाइड कर सकता है। तो यार ये 25 मतलब जो b² के मल्टीप्लाई में लिखा है 25, वो 25 अगर 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 25 को भी डिवाइड करेगा, ये वाली बात समझने की कोशिश करना आप, वो 25 को भी डिवाइड करेगा, समझे ना आप लोग। 25 अगर ये वाला 25 के स्क्वायर को ऐड करता है, मतलब वो डिवाइड करता है, तो वो 25 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ समझो ये वाला 2 जो कि b² की मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा था 5² की मल्टीप्लाई में 25, ये 2 a² को डिवाइड करेगा, हाँ ऐसे यहाँ जैसे यहाँ हुआ था ये 25, ये वाले 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ मान लो कुछ होता 25 की जगह पे मैं a लिख देता हूँ, ले लो, तो हम ऐसे लिखते हैं ये वाला 25 a² को डिवाइड करता है। हाँ हमने लिखा 2 डिवाइड्स a², अगर a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर 625 को यानी 25 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, 25 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर के अंदर जो लिखा है उसको भी डिवाइड करेगा 100%। ये थ्योरम भी होती है, प्रूफ कराएंगे कभी, पर इसको समझो अभी। 2 डिवाइड्स a² एज वेल एज a, तो भैया 2 a² को भी डिवाइड करेगा और 2 a को भी डिवाइड करेगा। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर ये वाली बात तो समझ में हमारी आ गई। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी 100% डिवाइड करेगा, आप ये वाली बात हमेशा याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर लेट कर लें 2a = 2c, तो इस बात का मतलब क्या होगा सर? क्यों लेट किया बताता हूँ, अभी समझो। हमने a = 2c लेट किया है, a = 2c मतलब ये है कि ये 2 देखो 2a को डिवाइड करता है, यही तो बता रहा है। अब देखो लिखो 25 को हम ये लिख सकते हैं 5 × 5, मतलब ये 5 25 को डिवाइड कर सकता है। तो इसको a = 2c लिखने का मतलब मेरा यही है कि 2a को डिवाइड कर सकता है। ये ऊपर भी तो बात यही बता रही है कि ये वाला 2a को डिवाइड कर सकता है। इस वाली बात को मैथमेटिकली कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि a = 2c का मतलब 2a को डिवाइड कर सकता है। बताओ ये वाली बात समझ में आई तुम्हारे? ये वाली बात समझना जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये वाली बात में, सर ऐसा क्यों लिखा? कुछ भी लिख दो आप, a = 2f लिख दो, a = 2z लिख दो, वहाँ से ये वाली बात समझ में आती है कि ये वाला 2 डिवाइड करता है इधर वाले को, सामने वाले को, मतलब ये वाला 2a को डिवाइड कर देता है। जो ये हमने लिखा है स्टेटमेंट कि 2 डिवाइड्स a² एज वेल एज a, मतलब 2a को डिवाइड करता है, इस बात का मतलब भी तो यही है कि 2a को डिवाइड करता है। बताओ बात समझे? मान लो ये लिखा है 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 3 को भूल जाओ, 3 की जगह पे लिख दो c, 5 × c, तो मतलब 5 15 को डिवाइड कर सकता है। यही हमने लिखा 2a को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा ये वाली बात समझ गए। एक बात और बताओ, जो किसी को डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर ही तो होता है उसका। हाँ सर ये तो हमें पता है। अब इसको जो आपने माना है इसको पुट कर देना फर्स्ट में, थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान रखने वाला भी है, याद रखने वाला भी है, तो थोड़ा समझना। एक बार में अगर समझना है तो दूसरी बार देखना। तो पुट कर दो फर्स्ट में, जैसे ही फर्स्ट में रखोगे 2b² = a की वैल्यू है 2c,
तो 2c रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 को डिवाइड में लेके आओ तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर। अरे सर वाह कमाल हो गया, ऐसा ही कुछ बन गया। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, यहाँ पे 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है। तो यहाँ से जो कंक्लूड किया था ऐसा ही कुछ यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है सर c स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एज वेल एज b। बस हाँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर b को ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, इसको ऐसा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा समझो बात को। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एज वेल एज b। तो भैया 2b स्क्वायर को भी डिवाइड करते हैं और b को भी डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। बट सर आपने तो ये बोला था a और b दोनों को प्राइम हैं, को प्राइम में केवल 1 कॉमन आता है, बट यहाँ तो जो a और b है उसमें 2 कॉमन आ गया। मतलब a और b दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट को प्राइम नंबर तो दोनों के दोनों नंबर जिससे डिवाइड होते हैं वो तो केवल 1 है। बात समझने की चेष्टा करो। 5 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 5, 3 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 3, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, तो 5 भी 1 से ही डिवाइड होगा, 3 भी 1 से ही डिवाइड होगा, कॉमन जो नंबर होगा उसमें, मतलब जो उनका HCF होगा, ये भी बोल सकते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब जिनका HCF 1 होता है। बट यहाँ पे तो भैया b को 2 डिवाइड कर रहा है, a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हुआ b का फैक्टर भी 2 है, a का फैक्टर भी 2 है, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर भी तो होता है। ये देखो 15 है, 15 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 3, 5 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, 3 भी प्राइम फैक्टर है, तो 5 और 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। तो 2b को डिवाइड कर रहा है तो 2 फैक्टर है b का, 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2a का फैक्टर है, तो 2a का भी फैक्टर हो गया, 2b का भी फैक्टर हो गया। तो फिर भैया ये को प्राइम नंबर कहाँ रहा, आप तो को प्राइम मान के चले थे, और अगर ये को प्राइम है तो भैया ये वाली बात गलत है। तो इसको लिखते हैं, ध्यान से सुनो। तो हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, या फिर ये लिख दीजिए हेयर 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। ये वाली बात भी डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2a को डिवाइड करता है, 2b को डिवाइड करता है, आप ये लिख देना 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, सो वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। और डायरेक्ट अगर ये भी लिखेंगे हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, तो तब भी कोई समस्या का विषय नहीं है। a एंड b, 2 हेयर 2 डिवाइड्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। बट a and b both, which cannot be possible, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, नीचे दिखाई दे जाएगा आपको। हाँ, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम। देखो पहले क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया, मैं क्या करूं भैया, हमारी तो मजबूरी है ना, हमें तो सब कुछ बताना पड़ता है। आपको, मुझे नहीं पता क्या पता है, हो सकता है आपको सारा पता हो, बट छोटी छोटी बात बतानी पड़ती हैं। आप कहीं इसमें ही कंफ्यूज ना हो जाएं, पॉजिटिव ही क्यों लिया है, तो ये भी बताना पड़ा भैया। दोनों पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव के बराबर तभी आएगा। एक नेगेटिव, दोनों में से एक ही नेगेटिव ले लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बराबर होते हैं, है ना, होएगा नहीं। दोनों ही नेगेटिव ले लोगे तो भैया नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, तब भी दोनों पॉजिटिव बचे। तो हम यही लिख देते हैं कि भैया दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती। सारी बतानी पड़ती है, थोड़ा सा आप भी समझो। विच कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज a एंड b दोनों क्या है, को प्राइम। भैया रेशनल माना था तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा है, तो को प्राइम तो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ सर, ये को प्राइम है, मतलब HCF केवल कॉमन क्या आना चाहिए, 1, यहाँ क्या आया 2, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता पॉसिबल, तो क्या हमारी बात गलत है जो हमने माना था,
अरे गलती होगा भाई, गलती होगा ना। ए और बी आपने को प्राइम माना था, अगर को प्राइम माना था, रेशनल के हिसाब से कैलकुलेशन करते गए हो तो भैया वो को प्राइम वाला रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। ए और बी तो भैया को प्राइम नहीं, देखो ए और बी जब उनका बिहेवियर हो रहा था 2 के साथ, 2 उनका फैक्टर बन रहा था ए का, और भैया 2 ने थोड़ा दिक्कत कर दिया, 2b का भी फैक्टर बन गया, तो हमने ये निकाला भैया ए और बी दोनों का फैक्टर 2 आ रहा है, तो मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारी बात गलत है, गलत तो है ही। तो अगर गलत है, क्या ये इस वजह से गलत हुई थी कि हमने वो रेशनल ही मान लिया था? रेशनल ना मानते तो भैया ए अपॉन बी की फॉर्म में ना लिखा जाता, को प्राइम ना होता तो गलत आता ही ना। तो हमने सही बात को, इरेशनल को रैशनल माना, तो आंसर जो हमारा कैलकुलेशन हो रही थी रेशनल मान के, वो कैलकुलेशन ही गलत आ गई, मतलब जो माना गया था वो ही क्या है, गलत। तो वो नंबर रैशनल नहीं है, वो कौन सा है, वो इरेशनल ही है जो पहले था। बात समझे क्या आप लोग? समझने की कोशिश करो, बस इतना ही लिखना है, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। अब लिख देंगे हेंस our initial assumption is wrong, so we can say that under root 2 is not a rational number, it is a irrational number। बस इतनी सी बात मुझे लिखनी है, आप ये बात नोट करें, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए और ये वाली बात भी खत्म करते हैं। चलिए भाई समझो बात को, आप समझ गए ना यहाँ तक? तो अब लिख दें, हम लास्ट लाइन लिखते हैं अपनी। ये मत सोचना सर अगर ये को प्राइम का जो कंडीशन है उसको गलत कर रहा है तो क्या पता वो ए और बी को प्राइम ना हो, रैशनल तो फिर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। बट भैया जब लोएस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हो तब भी बात ठीक होनी चाहिए थी, तो लोएस्ट फॉर्म में गड़बड़ हो गया, ये देखो रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है को प्राइम आके, जब को प्राइम की बात हो जाती है तो टोटल मिला के गड़बड़ ही हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि गलत माना गया था, रैशनल नहीं है। रैशनल अगर होता तो जो कैलकुलेशन रैशनल मान के कर रहे हैं रेशनल के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन भी ठीक आती, तो सही चीज़ को गलत माना और गलत ही हमारा आ गया, तो सही चीज़ सही बन जाएगी। अब तो लिख देना हैंस आर सो आर इनिशियल assumption ASSUPTION assumption is wrong। हमारा जो शुरू वाला जो हम मान रहे थे, सो आर इनिशियल assumption is wrong, हमारा जो इनिशियल assumption है, इनिशियल assumption क्या था कि हमने उसको रैशनल माना था। हैंस आर इनिशियल assumption is wrong दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है, ये वाला हमारा शुरू वाला assumption गलत है, इतना लिख दो बस। हैंस आर initial assumption is wrong, so our initial assumption is wrong, hence under root 2 is irrational number। बात समझ में आई? हाँ, ये वाली बात आपको दिमाग में गई होगी आपके, और मुझे पता है भैया ये पिछले आधे घंटे में एक ही सवाल हो पाया है, बट इसमें देखो भाई बताने वाली बात थी। अब देखो कितनी जल्दी उड़ाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर अंडर रूट 3 वाला करना हो सर, हाँ देखो अंडर रूट 3 वाला करना ऐसे ही है, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 3 लिखेंगे। अरे वाह सर क्या बात कर रहे हो। हाँ देखो हम कुछ भी नहीं है यहाँ को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर तेरे लिए दुनिया दी है, तुझ पे सांस आके रुके। चलिए मान लें, ओके भैया रूट 3 लिखो भैया, गलती ना करें, लिखिए। सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। सर इसको यहाँ पे लेके जाना है, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना है। देखो ध्यान इधर रहना चाहिए, इधर 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 यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, टन 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 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। देखो नहीं रानी वानी बाद में देखेंगे, यहाँ जो
स्क्वायर करते ही √3 का 3 बन जाएगा, b का b स्क्वायर बन जाएगा, a का a स्क्वायर बन जाएगा। मुझे मत देखो, इधर देखो, मैं तो अपनी चैन ठीक कर रहा हूँ यार। √3 का 3 बन जाएगा, b का b स्क्वायर बन जाएगा, a का a स्क्वायर। आवाज़ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? एक दिन पता क्या हुआ, ये बंद हो गया यार माइक, पता नहीं कैसे। और एक दिन पीछे किसी ने सॉन्ग गाने चल रहे थे किसी के, यार गानों की आवाज़ आ गई भाई, मेरे को ध्यान ही नहीं गया उधर, गलती से मिस्टेक हो गई उस दिन, पूरी वीडियो ऐसे ही बन गई। तो यार कोई बात है, मोहल्ले पड़ोस वाले, हमारे पड़ोस वाले भैया ये गाने इसी टाइम बजाते हैं कभी कभी। तो भैया अब देखो लेट कर लेना है, a बराबर कितना 2b, नहीं 2b नहीं 3c लेट करना है इस बार, 3c 3 है ना यहाँ पे, हाँ यही मान के चलना है। लेट a बराबर 3c, पुट इन फर्स्ट। अच्छा सर वो तो लाइन लिख दो सर कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज, ये ले याद हो गया मतलब तेरे, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज a। ओके लेट, सो ये वाला स्टेटमेंट मैथमेटिकली मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3c, पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं, नीचे दिखाई दे जाएगा आपको अगर हम लिख दें यस सर। तो 3b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ इधर लिख देते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको नीचे ले जाओगे, 3 3 9, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ओहो भगवान, 3 यहाँ से क्या पता लगा, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एज वेल एज b स्क्वायर को भी करता है, b को भी करेगा। 3a को भी कर रहा है डिवाइड, 3b को भी कर रहा है, मतलब 3a का भी फैक्टर है, 3b का भी फैक्टर है। Here 3 is a factor of a and b, दोनों का फैक्टर हो गया। which cannot be possible, क्यों? because a and b are co-prime, because a and b are co-prime, a और b दोनों के दोनों क्या है, को-प्राइम। अगर ये को-प्राइम है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब हमारा जो मान के हम चले थे उससे रिजल्ट हमारा गलत आ गया, जो भैया को-प्राइम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a and b विच कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज वो तो को-प्राइम थे, को-प्राइम का फैक्टर केवल 1 होना चाहिए था, आगे कितना 3। तो फिर यही वाली लास्ट वाली लाइन लिख देना जो भी लिखे। क्या लिखोगे? सो आर इनिशियल एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √3 इज इरेशनल, सॉरी। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हाँ दिखाई दे रहा है। तो भैया अब आपको करके लेकर आना है, ये क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। अब तो देखो कितनी जल्दी होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन √7 वाला आपको खुद करना है, √5 वाला भी आपको खुद करना है। देखो क्या करके लेकर आना है, आप अपने पोटेंशियल के पूरे पोटेंशियल लगा के और ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो भैया किस्मत साथ देती है। वाह 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 सर, क्या बात कर दिया। पता नहीं क्या बात कर दी, बट यार थोड़ा देखो, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, खुद से ईमानदार रहें। लग जाता है, देखो अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, अगर मैं भी कभी कभी कुछ गड़बड़ करता हूँ तो खुद से लग जाता है, नहीं यार ये ठीक नहीं है ना, फिर भी करते हैं क्योंकि मज़ा आता है। गड़बड़ करने में तो मज़ा आता है ना, ठीक है, ना पढ़ने में मज़ा आता है, फिर फेल होने में मज़ा नहीं आता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। समझ रहे हैं ना भावनाओं को समझो, भावना आपको समझे या ना समझे। चलिए हम अपना यहाँ तक ही रखते हैं, √3 तक ही रखते हैं, √7 और √5 आप खुद करना। अभी इरेशनलिटी प्रूफ करना ख़त्म नहीं हुआ है। इरेशनल प्रूफ करने में ये ऐसे एक टाइप है केवल, ये जो इंडिविजुअल ही आता है। इंडिविजुअल मतलब केवल एक नंबर ही आता है, √7 आएगा, √5 आएगा, √3 आएगा, √2 आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। बट इनके साथ साथ भी कुछ ऐड होके या मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके अगर आ जाए तब क्या होता है, तब इरेशनल ही होता है। उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी हमारा रहता है, तो हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। अभी इसी पार्ट में आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं।
ज़्यादा नहीं लगाना है दिमाग, थोड़ा ही दिमाग लगाएं। अभी मार्क्स की तरफ थोड़ा बढ़ो, 10th क्लास है, थोड़ा सा नंबर की तरफ भागो। हाँ ठीक है, आमिर खान मत बनो कि हमें तो भैया वो करना है इंटेलिजेंट, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज तो भैया नॉलेज भी तो बढ़ रही है। आपने एक सवाल में आधा घंटा लगा दिया, भाई नॉलेज तो बड़ी होगी ना। ठीक है, तो थोड़ा नंबर भी देखो अपने, 10वीं और 12वीं के नंबर भी थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, चलिए अपना ये थोड़ा पढ़ लेना, अपना ए और बी को प्राइम वगैरह जो है ये ध्यान से देखना। पॉजिटिव इंटीजर क्यों रखा है, नहीं भी रखोगे कोई समस्या का विषय नहीं है, तो थोड़ा इतना चल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए और हो सके तो दूसरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलिए बाय बाय बच्चों।